हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम बातें दिल की सीजन 5। मैं हूं अवांतिका सिंह। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की है, जैसे बच्चों का विकास, न्यूरो डाइवर्सिटी, फूड और बॉडी इमेज के साथ रिश्ता, बुरा व्यवहार, बुलिंग जैसे गंभीर विषय। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो दिखता तो नहीं पर महसूस सबसे ज्यादा होता है, एक इमोशनली सेफ स्पेस। ये सिर्फ 4 दीवारों की स्पेस नहीं है, ये वो भरोसा है जो बच्चों को खुलकर जीने की आजादी देता है। हम समझेंगे कि बच्चों से मुश्किल बातें या डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस कैसे करें और कैसे डिसिप्लिन को सजा नहीं बल्कि एक मजबूत रिश्ते का जरिया बनाएं। और इस टॉपिक को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रिया और सौम्या, जो दोनों ही साइकोलॉजिस्ट हैं और नैरेटिव थेरेपिस्ट हैं। प्रिया, सौम्या, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जब हम इमोशनली सेफ स्पेस की बात करते हैं, मेरे मन में आता है कि घर तो ऑब्वियसली एक सेफ स्पेस होता ही है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं जानते हुए और होपिंग कि वो एक सेफ स्पेस है, तो इसका क्या मतलब है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन? हम सबको लगता है कि घर तो इमोशनली सेफ स्पेस होगा ही, या स्कूल में हम बच्चों को उस भरोसे से छोड़ते हैं कि वो भी इमोशनली सेफ स्पेस होगा। पर इमोशनली सेफ स्पेस का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हम जब पेरेंट्स से अक्सर बात करते हैं, स्टार्टिंग में हमें बताएंगे कि इमोशनली सेफ स्पेस माने ऐसा घर जहाँ पे सब साथ में मिलकर बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शायद उस मोमेंट में उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए वो इमोशनली सेफ स्पेस है, पर हो सकता है कि कुछ और मौकों पर वो इतना इमोशनली सेफ ना हो, किसी और वजह से। हो सकता है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ सेफ फील करते हैं, और हो सकता है अपने टीचर या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर के साथ इतना सेफ महसूस नहीं कर रहे। हर बच्चे के लिए इमोशनली सेफ स्पेस का मतलब अलग हो सकता है। जैसे घर पे क्या साथ में टाइम बिताना, साथ में एक्टिविटीज करना सिर्फ वही इमोशनली सेफ होता है, या मैं अपनी बात खुल के रख सकती हूँ, कोई चीज़ मुझे थोड़ी परेशान कर रही है, मम्मी पापा शायद नहीं समझेंगे पर क्या वो सुनने को रेडी है, क्या वो इमोशनली सेफ होता है। मम्मी पापा ने मुझे बताया कि मैं उनको जाके कुछ भी बोल सकती हूँ, पर शायद मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। जैसे एडोलेसेंस के साथ हम कई बार देखते हैं व्हेन इट कम्स टू या सेफ्टी या रोमांटिक रिलेशनशिप, बहुत इजी नहीं होता है अपने पेरेंट्स के साथ जाके ये बात शेयर करना। तो वो कई बार सोचते हैं कि शायद मैं अपने सिबलिंग के साथ शेयर कर सकती हूँ, या मुझे अभी अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करना है। मैं देखूंगी किस मौके पे, किस तरीके से मैं अपने पेरेंट्स के साथ ये बात रखना चाहती हूँ। शायद उस मौके पे उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए वो इमोशनल सेफ्टी है कि मम्मी पापा मुझे चाहते हैं कि मैं आके ये बात बताऊँ, पर मैं उनको ये भी बता सकती हूँ कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। यस, इमोशनल सेफ्टी का मतलब ये है कि बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है अपनी बात आगे रखने के लिए, पर उनको सामने से ये कंसिस्टेंसी मिल रहा है कि चाहे आप मुझे कुछ भी बोलो, मैं हूँ, मेरा एक इमोशनल प्रेजेंस है, चाहे आप आके मुझे बता पाओ या नहीं बता पाओ, या आप चाहते हो कि आप किसी और फैमिली मेंबर से बात करना चाहते हो इसके बारे में। अगर आपको वहाँ पे आपका जवाब नहीं मिला तो आप मेरे पास आ सकते हो। स्कूल में अगर मुझे एक पर्टिकुलर टीचर के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, कोई और टीचर मुझे ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो शायद मैं उनसे जाके बात कर सकती हूँ। इमोशनली सेफ स्पेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने बच्चे के लिए वो स्पेस, वो माहौल क्रिएट किया कि वो आके बात कर सकते हैं या हमारे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि ऐसा क्या मैं इनके लिए कर सकती हूँ जिससे उनकी खासियत, वो जो चाहते हैं, उनकी इच्छा, उनकी स्ट्रेंथ, उनके स्किल्स, उसको भी इम्पोर्टेंस मिल रही है। हमारी इतने बिजी लाइव्स होते हैं एंड वाइल हमारा फोकस इस शो पर बच्चों पर है, बट पेरेंट्स के भी काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, इतने स्ट्रेस होते हैं, इतने टेंशन है। मैं एक माँ हूँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर मैं भी वो कनेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए, तो एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ वो कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटिंग करना इस समय, इस ज़माने में मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को अभी ध्यान में रखनी है। पर मैं जब भी अक्सर पेरेंट्स के साथ अपने काम में काम करती हूँ और ये क्वेश्चन इतना आता है कि हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर क्या हो रहा है, क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो मैं उनसे पूछती हूँ, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से
वो डिस्कनेक्ट आ रहा है, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके बच्चे के साथ कनेक्ट होने में इंटरफियर कर रहा है। और कई बार पेरेंट्स हमें ऐसे जवाब देंगे, हम ऑफिस से आते हैं, इतना काम है, हमें उनको होमवर्क भी कराना है, पढ़ाना है, सुलाना है। कुछ पेरेंट्स कहेंगे कि अरे ये बच्चा बात ही नहीं सुनता है, अगर वो मेरी बात सुन ले, अपना काम खुद से कर ले, तो लाइफ में हम ऑब्वियसली फिर और टाइम होगा कुछ करने का। तो मैं इस समय पेरेंट्स को कहती हूँ आप रुकिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक साइंस है डिस्कनेक्ट होने के, राइट। कि हम चाहते हैं कि शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि हम चाहते हैं कुछ तो आराम हो, और वो आराम हो कि बच्चा अपना काम खुद से कर ले। हमारे माइंड में होता है कि बच्चा कोई चीजें अपने आप कर पाए, या कुछ ऐसी उम्मीदें होती हैं बच्चों से लेकर कि वो पूरी कर पाए, पर शायद बच्चा वो अलग तरीके से करता है। जैसे कि शायद बच्चे का काम है कि वो अपना होमवर्क लास्ट मिनट पे करे, कल सुबह सबमिशन है तो आज रात को करे, पर आपकी उम्मीद बच्चे से है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें संडे को करना चाहिए था काम जो वेंसडे को सबमिशन है। तो वहां पर ये खिटपिट होती है, और इसकी वजह से पेरेंट्स से भी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होता है। तो मैं अक्सर पेरेंट्स को कहती हूँ, कनेक्ट करने से पहले हमें खुद सोचना है और रुकना है कि ऐसा हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, या हम क्या सोच रहे हैं जो डिस्कनेक्ट पैदा कर रहा है। और इसके लिए कुछ चीजें जो मैं सजेस्ट करती हूँ पेरेंट्स को, क्या क्या चीजें आ रही हैं डिस्कनेक्ट में, कोई ऐसी आपकी उम्मीद है, आशा है जो बच्चा पूरी नहीं कर पा रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए जवाब देना, बिकॉज उनके लिए तो बच्चे अच्छे होते ही हैं। तो इसको हिम्मत से अगर हम जवाब दे पाए तो हम कनेक्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। और कनेक्ट का मतलब ऐसा भी नहीं होता कि आपने सिर्फ बच्चे को समय दिया है, राइट। समय देना, बट फुल 100% अटेंशन के साथ समय देना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कई पेरेंट्स जिनके साथ मैं काम करती हूँ कहते हैं हम समय तो दे रहे हैं, वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, मैं अपनी वर्क का टास्क कर रहा हूँ, या हम साथ में टीवी देख रहे हैं। ये समय देना नहीं, समय देना कि मेरी 100% अटेंशन आपके ऊपर है। आप कोई भी कहानी सुना रहे हैं, फ्रॉम इतनी बोरिंग कहानी कि पार्क में क्या हुआ, कोई पेरेंट नहीं जानना चाहता, बोरिंग भी लगता है कुछ पेरेंट्स को, तो आज मेरे फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हुई, जो एक्साइटिंग भी लग सकता है कुछ पेरेंट्स को। सो 100% बच्चे को अटेंशन देना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज, बहुत जरूरी तरीका है कनेक्ट करने का। एक हिंदी में कहावत है, 10 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। वैसे हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, और हर एक बच्चे की ज़रूरत, हर एक बच्चे का नेचर, हर एक बच्चे का दुनिया से जूझने का तरीका अलग होता है। और आपको अपने बच्चे को पेरेंट करना है, पहले समझना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे को क्या अच्छा लगता है। कई बच्चों को सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, कई बच्चे आर्टिस्ट होते हैं, कई बच्चे स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं। तो उन चीज़ों पर आप कैसे फोकस कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है कनेक्ट होने का। आपको अपने बच्चे के लिए पेरेंट करना है। जिस तरह से हर एक बच्चा अलग होता है, उसी तरह से हर एक पेरेंट अलग होता है, और उनके बच्चे के साथ कनेक्ट करने का तरीका भी अलग होता है। गलतियां हम सभी करते हैं, और छोटे बच्चे तो बहुत सारी गलतियां करेंगे, एंड बहुत सारी गलतियों को नज़रअंदाज भी करना इम्पॉर्टेंट है। बट जब वो गलतियां बार 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 रिपीटेड हो जाता है तो फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, एंड रियलिस्टिकली हर पेरेंट को गुस्सा भी आता है। तो हाउ शुड अ पेरेंट रिस्पॉन्ड जो ये बार बार की गलतियां होती है? क्या आपको लगता है कि कभी कभी पनिशमेंट भी जरूरी है? कई बार हम उस इक्वेशन में हम भूल जाते हैं कि शायद बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है जो बच्चे को और मुझे एज अ पेरेंट फ्रस्ट्रेट कर रहा है। इसके बारे में ऐसा क्या है, हमारा माइंड सबसे पहले जाता है कि इनसे तो हो ही नहीं पाएगा। मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि उनको लगता है कि उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कि मैं ही ठीक से पेरेंट नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बच्चा बार बार गलतियाँ कर रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मेरे पेरेंटिंग में कुछ कम है, मैं शायद अच्छी माँ नहीं हूँ, अच्छे पिता का काम नहीं कर पा रहा हूँ। और हमारे समाज में तो कई आइडियाज़ हैं कि एक अच्छी माँ कौन होती है, या अच्छे पेरेंट्स कौन होते हैं, जिनके बच्चे कभी गलतियाँ नहीं करते, जिनके बच्चे परफेक्ट होते हैं। चाहे वो तो कभी नहीं होता, कभी नहीं होते, नो सच थिंग एज परफेक्शन, पर गलतियाँ तो सब करते हैं, राइट। एंड उस मौके पे शायद हम अपने आप को ये याद नहीं दिला पाते कि बिकॉज मेरा बच्चा अलग है, उसकी खुद की काबिलियत है, उसकी खुद की खासियत है, उसके खुद के स्किल्स हैं, उसकी खुद की इच्छा है, उसके खुद के आशा है, इसलिए गलतियाँ हो सकती हैं जब वो टास्क थोड़ा उनसे अलग हो। फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली एक साइन है कि यहाँ पे कुछ मिसमैच है, मुझे कुछ और समझने की ज़रूरत है। और हमारे समाज में कई बार देखा है, हमारे पेरेंट्स हमें पनिश करते थे जब हम छोटे थे। अगर हम देखें तो हमारे पेरेंट्स को भी पनिशमेंट मिलती थी जब वो छोटे थे। तो कुछ आइडियाज अराउंड पनिशमेंट जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुए हैं, पर पनिशमेंट का एक्चुअली इंटेंशन क्या है, हम क्यों बच्चे को पनिशमेंट देते हैं? एक आइडिया है, एक ब्रॉड आइडिया है कि पनिशमेंट से उनको स्ट्रिक्टली पता चलेगा कि इस चीज़ को
सुधारना है, इस चीज़ को संभालना है, इस मिस्टेक को संभालना है। अगर हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो तो डर जाते हैं। अक्सर वो पनिशमेंट से डर के वो मिस्टेक या तो दोबारा करते हैं या समझ नहीं पाते कि मिस्टेक में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था। क्योंकि पनिशमेंट की वजह से फोकस जा रहा है कि आप गलत हो, ये नहीं कि ये एक्शन गलत था या ये तरीका गलत था। अगर पनिशमेंट से बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई ब्लेम कर रहा है या मैंने कुछ किया, मुझे इससे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है, उससे बच्चा वो एक्शन अपने से अलग नहीं कर पाते और ये नहीं समझ पाते कि अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो पनिशमेंट एक्चुअली ज़्यादा स्कोप नहीं देता है पेरेंट्स और बच्चों को साथ में आके समझने के लिए कि एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम क्या थी और इसको सुधारा कैसे जा सकता है। बहुत बारी पेरेंट्स पनिशमेंट के नाम पे फ़ोन ले जाते हैं, फ़ोन कॉन्फिस्केट कर देते हैं। और ये हम अक्सर हमारे एडोलेसेंट क्लाइंट्स के साथ देखते हैं। उनके फ़ोन में हमें कुछ पता चल गया कि वो किसी से मैसेजिंग कर रहे हैं या उनके एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस गिर गए तो फ़ोन ले जाते हैं। फ़ोन ही सबसे बड़ी गलती है। पर क्या फ़ोन से वो प्रॉब्लम एक्चुअली आ रही थी? क्या ये हो सकता है कि एकेडमिकली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है या मुझे वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर नहीं है या मुझे ट्यूशन से या स्कूल से हेल्प नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। या शायद मेरा स्किल इस किसी और सब्जेक्ट में है और मैं वहाँ बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट में नहीं कर पा रहा हूँ एंड हेंस मेरे मार्क्स गिर रहे हैं। फोन लेना उस समय एक पेरेंट का इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। क्या आप मानते हो? क्योंकि उस टाइम वो बच्चा बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हो रखा है, तो जस्ट टू टेक दैट स्टिमुलेंट, वो फोन लेना इज अ गुड स्टेप टू टेक एंड देन वन कैन सिट एंड एनालाइज कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। एक्चुअली हम जब बच्चों से पूछते हैं ना, बहुत बच्चे बोलते हैं कि फ़ोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फ़ोन हमें हेल्प करता है टू डिकम्प्रेस, हमें हेल्प करता है कि हाँ हमें थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, हमें माइंड को एक्सरसाइज करने का ब्रेक मिलता है माइंड को एक्सरसाइज करने से। ऑफ कोर्स फ़ोन शायद कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन भी होता है, तो वो एक आंसर फिक्स हो गया है कि फ़ोन से ही डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि फ़ोन से कई बार डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, पर वो आंसर साथ में मिलके ही निकलता है। तो जब बच्चों से हम क्यूरियसली कोलैबोरेटिवली एक्चुअली पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ शायद अब मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया फ़ोन, आपने और मैंने डिसाइड किया था मैं 1 घंटे के लिए यूज़ करूँगा, 2 घंटे हो गए, मम्मा अगर आप मुझे रिमाइंडर दोगे या अगर मैं अलार्म सेट कर लूँगा तो शायद मुझे याद रहेगा, मुझे पता होगा कि अब मुझे कुछ और करना है। तो इसका आंसर और इसका अप्रोच साथ में निकलता है। पनिशमेंट एक बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन होता है। हालांकि हम भी काफ़ी पनिश हुए हैं क्लास में, घर में। मेरा स्ट्रेट आपसे एक क्वेश्चन है कि पेरेंट्स बच्चों को कैसे डिसिप्लिन करें? ये सवाल हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं अपने काम में। हर एक पेरेंट के पास यही सवाल है कि हम बैलेंस कैसे करें, क्या आप सिर्फ प्यार करें और डिसिप्लिन ना करें, या सिर्फ डिसिप्लिन करें, या कितना डिसिप्लिन इज गुड डिसिप्लिन, इनफ डिसिप्लिन, एंड कितना प्यार इज गुड प्यार ऑल्सो। राइट। एंड आई थिंक इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं हमें पहुंचना है साथ में मिलकर, एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड, कि हमारे लिए क्या वर्क करता है। पहले हम समझे कि हमारे लिए क्या चीज होती है डिसिप्लिन और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कई पेरेंट्स के लिए डिसिप्लिन है आप सुबह टाइम से उठो, अपने आप तैयार हो, स्कूल जाओ, अपना काम सब खुद से करो। ये आपके लिए, पेरेंट्स के लिए अक्सर ये डिसिप्लिन होता है। पर बच्चे के लिए डिसिप्लिन अलग तरीके से रख सकता है। बच्चे के लिए डिसिप्लिन हो सकता है, ठीक है मेरी जिम्मेदारियां ये हैं, मुझे अपना काम कंप्लीट करना है, मुझे अपना बैग पैक करना है, ये मेरे लिए ये डिसिप्लिन है। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक चीज़ इसी ऑर्डर में करनी है। पेरेंट्स की डेफिनेशन है कि आपको क्या क्या जिम्मेदारियां लेनी है और बच्चे की डेफिनेशन एक पन्ने पे आए, हम सेम पेज पर आकर उसके बारे में चर्चा कर पाएँ। बट कई बार मैंने अपने काम में ऐसे देखा है कि डिसिप्लिन को हम लोग कंफ्यूज करते हैं रूल्स से। जैसे कुछ बाउंड्रीज होती हैं बच्चों के लिए जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हें पता हो, उनकी शारीरिक, मानसिक, इमोशनल सेफ्टी के लिए, जो बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कई पेरेंट्स ने मेरे साथ एग्जाम्पल ये यूज़ किया है कि अब वो छोटे थे तो हम छोटे बच्चे को ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि तुम कुछ भी उठा के खा लो, हमें उन्हें रोकना पड़ता है। एंड मैं कहती हूँ बिल्कुल उस समय शायद वो बहुत ज़रूरी था कि आप बहुत डिफिनेटिव, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए कि हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उनके भी अनुभव आ रहे हैं
और उनको भी शायद एक माध्यम चाहिए आपके साथ डिसाइड करने के लिए कि क्या आप सही है क्या गलत है। तो जो चीज़ आप शायद 5-6 साल की उम्र के बच्चे को समझा सकते थे, शायद 14-15-16 साल के बच्चे के साथ आपको समझना पड़ेगा उनके साथ, बिकॉज उनको भी पता है उनकी लाइफ में क्या ज़रूरी है। और इसी तरह अगर आप कोलैबोरेट करें, आप बोल सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा भी है कि पेरेंट्स भी बदल रहे हैं, काफ़ी अवेयरनेस है। मैं ये भी मानती हूँ कि हमारी जनरेशन के पेरेंट्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं। कितने पेरेंट्स ट्राई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं अपने बच्चों को जानने के लिए, वो कनेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए, बट कभी कभी उनको भी लगता है दैट इट्स नॉट इनफ। तो क्या बच्चों की एक्सपेक्टेशंस अपने पेरेंट्स से बदल रही है? कई बार पेरेंट्स को लगता है कि एक रूल बुक है गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग में। क्या पेरेंट्स काफ़ी कर रहे हैं? हाँ, बच्चों के लिए ये दुनिया बदल गई है, उनके एकेडमिक डिमांड्स बदल गए हैं। जितना हम पहले पढ़ते थे स्कूल में, अब उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। करियर में कंपटीशन आ गया है, एजुकेशन में कंपटीशन आ गया है, सब कुछ में कंपटीशन है। और वो सेम कंपटीशन पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं। अपने इकलौते रोल को बैलेंस करते करते थक जाते हैं। मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में दाखिल हो, मेरा बच्चा अच्छा कॉलेज में जाए, मेरा बच्चा बड़े होकर उतना इंडिपेंडेंट, उतना रिस्पॉन्सिबल बने, अपनी फैमिली, अपना करियर, अपना फ्यूचर भी हैंडल कर सके। यही तो पेरेंट्स चाहते हैं। पर उसमें भी काफ़ी स्ट्रेस है हर चीज़ को बैलेंस करते करते, स्पेशली फॉर वर्किंग मदर्स, राइट? वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मदर्स ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो वर्किंग मदर्स हु आर मैनेजिंग वर्क, पर उसके साथ साथ वो घर पे भी अपने बच्चों को देख रहे हैं। और शायद मैं ये इसलिए ये बात को आगे ला रही हूँ क्योंकि समाज में अभी भी फादर और मदर के रोल में थोड़ा सा डिफरेंस है। फादर्स ऑफिस से काम करके थक कर आते हैं, फिर बच्चों को थोड़ा बहुत देखते हैं, फिर मदर्स भी आती हैं, बच्चों के पढ़ाई में पूरी इन्वेस्टेड होते हैं। थोड़ा बहुत इम्बैलेंस तो है वहाँ पे, राइट? मुझे तो लगता है बहुत इम्बैलेंस है, राइट? तो अगेन आई थिंक वहाँ पे हल ये है कि दोनों पेरेंट्स साथ में आके किसी प्रॉब्लम का हल कैसे ढूंढ सकते हैं। क्या बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ, शायद। क्या ये बुरी बात है? मुझे नहीं पता, बिकॉज हो सकता है बच्चे भी अपने पेरेंट्स को अब रिस्पॉन्सिबल रखना चाहते हैं, जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल रखना चाहते हैं, राइट? अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो 2 वे स्ट्रीट है, राइट? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं। अगर पेरेंट्स को ये अंदाज़ा लग रहा है कि शायद हम इस चीज़ की मदद लेकर अपनी पेरेंटिंग को थोड़ा बेटर कर सकते हैं मेरे बच्चे के लिए और मेरे बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चों को भी वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जिस तरीके से मुझसे बात करी गई थी या जिस तरीके से मुझे ट्रीट करा जा रहा है घर पे या स्कूल पे, वो शायद ठीक नहीं है। बच्चे भी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने नॉलेज से ऑपरेट करते हैं, उनको भी समझ आता है कि ये सही है, ये गलत है, और यहाँ पे शायद मेरे पेरेंट्स और बेटर हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम जब जब क्यूरियस होते हैं, हमें तब तक उस आंसर का और स्कोप मिलता है। अगर हम ये कह रहे हैं इमोशनल सेफ्टी क्या होती है, कि पेरेंट्स अब जब उनके बच्चे गलतियाँ करते हैं, पेरेंट्स गलती पे फोकस करके उसका हल ढूंढे रादर देन बच्चों को ब्लेम करें, राइट? वैसे ही बच्चे भी शायद ये चीज़ कहीं ना कहीं सीख सकते हैं कि हाँ, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि पेरेंटिंग का राइट रॉन्ग क्या है, पर ये हो सकता है कि उनको शायद मैं थोड़ा बहुत अगर आइडिया दूँ तो उनको अंदाज़ा लग सकता है। हैविंग सेड दैट, पेरेंट्स और बच्चों में भी थोड़ा इम्बैलेंस तो होता है, तो वहाँ पे ओनस पेरेंट्स पे ही आता है कि वो बच्चों से पूछ सके कि इस चीज़ को हम बेटर कैसे कर सकते हैं। जब जब शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब तक प्रेशर कम हो जाता है। जी, इस प्रेशर में फिर प्रिया ये सवाल आता है कि पेरेंट्स को अपनी सेल्फ केयर और इमोशनल अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? अक्सर पेरेंट्स को भी कहते हैं, कई दफ़ा हमने देखा है कि पेरेंट्स भी बहुत थक गए हैं, तो उनकी इमोशनल अवेयरनेस, उनकी थकावट के बारे में अगर उन्हें ही नॉलेज हो और उसके बारे में अगर वो कुछ कर पाएँ, तो हमने हमेशा देखा है कि रिश्ते में बहुत बदलाव आता है। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा वो सुधार होगा या कुछ बेटर होगा, पर बहुत हमने बदलाव देखा है अगर पेरेंट्स एक समय में समझ पाए कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। आई थिंक अभी भी हमारे समाज में एक्सपेक्टेशन है कि आप पेरेंट हो तो आपकी दुनिया बच्चे हैं, आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो सेकंड आती हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो सेकंड आती हैं, और बच्चे की ज़रूरतें अहमियत ले लेती हैं। और ये कई दफ़ा सही भी होता है, कई दफ़ा आपके बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए खड़े हो पाएँ, हम अपनी ज़रूरतों को समझ पाएँ, अपनी मानसिक और इमोशनल सेफ्टी को भी समझ पाएँ और उसको भी समय दे पाएँ। कई पेरेंट्स के साथ मैं काम करती हूँ तो मैं उन्हें भी कहती हूँ कि
कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको आपकी आइडेंटिटी देती हैं। और अक्सर हमने अपने समाज में ये देखा है कि पेरेंट्स की आइडेंटिटी सिर्फ पेरेंट पे ही रह जाती है, मदर्स की आइडेंटिटी सिर्फ मदर्स तक रह जाती हैं। वो कोई प्रोफेशनल, उनका करियर की आइडेंटिटी नहीं एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन पाती, या उनकी पसंद नापसंद को इतना ज़रूरी नहीं दिया जा पाता है। बट हम अक्सर जब काम करते हैं, हम पेरेंट्स को भी ये कहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझें। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपको एक अलग, एक मल्टी स्टोरी नैरेटिव से देख पाए, जैसे बहुत सारी आइडेंटिटीज़ में देख पाए, तो पहले वो आइडेंटिटी आपके ऊपर भी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अक्सर कहते हैं कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक मदर थी जिनके साथ हम बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उनकी जो डॉटर थी उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट फील हो रहा था। वो मदर हमेशा बच्चे के साथ लगी रहती थी और उनका यही कंप्लेन था कि मैं सब तो दे रही हूँ बच्चे को, मैं पूरा टाइम दे रही हूँ, मैं क्लास के बाद उसके साथ हूँ, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब टाइम साथ हूँ, पर फिर भी बच्चा मुझसे इतना नाखुश क्यों है। तो हमने उन्हें ही कहा कि हम इतना टाइम उन्हें दे रहे हैं, तो हमारे लिए टाइम क्या कब बच रहा है? क्या इतना टाइम देने के बावजूद अगर बच्चा वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है, तो क्या हमें निराशा महसूस हो रही है, फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है? तो हम उन चीज़ों के लिए एक कदम पीछे उठ के क्या कर सकते हैं? उनके साथ बैठ के हमने डिसाइड किया कि ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं, 3 से 5 चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं। अब वो बहुत बड़ी चीज़ें होना ज़रूरी है, अपने आप अपने के लिए कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो अपने लिए कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा हो कि मैं बाहर जाके लंच खाऊं या मुझे कुछ बाहर जाके करना है। बट छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उन्हें सुबह उठ के जल्दी उठ के 15 मिनट उठ के बच्चों से पहले अपनी बालकनी में जाके कॉफ़ी पीना, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ के साथ सुनना बहुत अच्छा लगता था। उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन कम होती है। कुछ पेरेंट्स ने कहा है कि बस अगर हम लोग थोड़ा टाइम, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो हम थोड़ा सा पावर नैप ले लें, दोपहर की नींद पूरी कर लें, तो वो बहुत अच्छा लगता है। या बहुत पेरेंट्स के साथ इवनिंग वॉक, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, उनकी इवनिंग वॉक, पार्क में जाके अपने दोस्तों के मिलना, वो बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम उनकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ को बिल्ड कर पा रहे हैं। हम इनकरेज करते हैं मदर्स को कि अगर आपका करियर आपको खुशी देता है तो करियर गिव अप करना ज़रूरी नहीं है टू बी अ गुड मदर। बहुत ज़रूरी है कि आप खुश रहें बच्चे के साथ। टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, पर वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं वो खुशी के साथ कर रहे हैं। अगर बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खिटपिट हो रही है या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, तो हम एक समय लें समझने के लिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और उसकी तरफ काम करें छोटे छोटे कदमों के साथ। क्या कभी कभी इतना फोकस कनेक्शंस पर या बिल्डिंग इमोशनल सेफ्टी, क्या उसका उल्टा असर पड़ जाता है बच्चों पर? ज़रूर मानते हैं कि हाँ, इमोशनल डिस्कनेक्ट कंपैरिजन से होता है, बच्चे को ब्लेम करने से होता है, शेम करने से होता है, उनके बीच में कंपटीशन, प्रेशर इंक्रीज करने से होता है, ह्यूमिलिएशन से होता है। तो फिर अगर इमोशनल कनेक्ट का मतलब ये है कि मैं उनके पॉजिटिव्स पे ध्यान दूँ, मैं उनके स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दूँ, तो क्या वो हमारी बात भूल जाएंगे? क्या वो हमें फॉर ग्रांटेड ले लेंगे? क्या वो हमारी बात सुनना बंद कर देंगे? उनको डर लगता था कि क्या टू मच कनेक्शन का मतलब है हमें उनको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है, नहीं, कि हमें हर चीज़ पे ध्यान रखना है, उनके हर डेली रूटीन का हमें पता होना चाहिए। तो वहाँ पे मेरा सवाल उनसे ये होता है कि प्रोटेक्शन का इरादा क्या है, या वहाँ पे कनेक्ट का इरादा क्या है? कि मैं आपके लिए वहाँ पे हूँ जहाँ पे आपको मेरी ज़रूरत है, और आप गलती करोगे, पर आप गलती को कैसे फिक्स करना है, उससे कैसे सीखना है, वो भी मुझे पता है, मुझे भरोसा है, उतना ट्रस्ट है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स को लगता है कि मुझे कनेक्ट करना चाहिए ताकि बिल्कुल ही गलती ना हो। गलती को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, गलतियाँ वो भी करेंगे, हम भी करेंगे, पर उतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं कनेक्ट कर रही हूँ ताकि आप गलती करो, चाहे आपको बुरा भी लगे, पर आपको पता है कि गलती जीने का हिस्सा है और मैं सुधारूंगी, मैं समझूंगी, मुझे कोई जज नहीं करेगा, मैं गलती करूंगी पर मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे। तो वहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि टू मच कनेक्शन एक्चुअली बुरी चीज़ नहीं है, या टू मच कनेक्ट होता भी क्या है, मैं ये सवाल भी रखूंगी। कनेक्शन का इरादा उस बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, उनकी खासियत, उनकी काबिलियत अलग होती है। दैट मीन्स कि मेरा कनेक्ट भी अलग दिखेगा। कुछ पेरेंट्स को डर लगता है या उनको लगता है वो इनफ नहीं करे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कोई और पेरेंट कुछ और तरीके से कनेक्ट कर रहा है।
वहाँ पे आई वुड से कि कनेक्ट करना हमेशा अलग दिखता है और उस बच्चे और उस पेरेंट के बीच का एक यूनिक प्रोसेस होता है। आज की इस बातचीत से हमें ये तो समझ में आ गया है कि बच्चे तभी बात करते हैं जब उन्हें पता हो कि उन्हें सुना जाएगा, जज नहीं किया जाएगा। हमारी थोड़ी सी इमोशनल अवेयरनेस उनके लिए एक सेफ दुनिया बना सकती है। सौम्या एंड प्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन और उम्मीद है कि इस गुफ्तगू के बाद हम सब अपने बच्चों के लिए वो भरोसा बन पाएंगे जहां हर मुश्किल बात आसान हो जाए। अगली बार फिर जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। बातें दिल की, बातें दिल की।